Hello students, I am Hemlata Sharma, PGT History from स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद। बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 किनशिप, कास्ट एंड क्लास। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 3rd चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का ही पार्ट 1, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। 1919 में संस्कृत भाषा के महान विद्वान V.S. सुकंथाकर की लीडरशिप में एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। इस परियोजना का उद्देश्य था महाभारत नामक महाकाव्य के विभिन्न जगहों से प्राप्त विभिन्न पांडुलिपियों को इकट्ठा कर एक किताब का रूप देना। इसलिए 1919 में सुकंथाकर की लीडरशिप में सभी विद्वानों को बुलाकर ये प्रयास किया कि अलग अलग स्थानों पर फैले पांडुलिपियों व कहानियों को एक जगह लाकर परियोजना का कार्य पूर्ण हो। अतः बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण यानी एडिशन तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। बच्चों, पांडुलिपि आप जानते हो, हाथ से लिखी गई किताबें, क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, इसलिए हाथ से किताबें लिखी जाती थी। बच्चों, जब पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया तो इस परियोजना पर कार्य करने वाले विद्वानों के सामने समस्या आई कि इन सभी संस्कृत पांडुलिपियों में से कौन कौन से श्लोकों को सेलेक्ट किया जाए जिससे इस परियोजना पर कार्य हो सके। काफ़ी विचार विमर्श हुआ। आखिर में इन विद्वानों ने एक तरीका ढूंढ निकाला। विद्वानों ने उन सभी श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में सेम थे। इसके बाद करीब 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में इस परियोजना का प्रकाशन हुआ और इसको पूरा करने में पूरे 47 वर्ष लगे। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2, बंधुता एवं विवाह, किनशिप एंड मैरिज। तो इसमें बच्चों हम सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपको समझ आ गया होगा कि ये जो परियोजना पर जो कार्य हुआ था वो कैसे हुआ। देश के अलग अलग भागों से पांडुलिपियों को, कहानियों को इकट्ठा किया गया और जो जो श्लोक सभी पांडुलिपियों में सेम थे उनको सेलेक्ट किया गया और 13,000 पृष्ठों में अनेक ग्रंथ खंडों में इस परियोजना का प्रकाशन हुआ और इसको पूरा करने में टाइम 47 ईयर लगे। तो अब हम जो सेकंड टॉपिक मुझे कराना है इसी का, बंधुता व विवाह, तो इसमें हम सबसे पहले बच्चों जानेंगे परिवारों के विषय में जानकारी लेंगे। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती यानी कहीं कम होते हैं परिवार में लोग, कहीं ज़्यादा होते हैं। एक दूसरे से उनका रिश्ता कहीं अच्छा रिश्ता होता है, कहीं आपस में मनमुटाव होता है और उनके क्रियाकलाप, कहीं किसी परिवार में कोई कार्य करते हैं और किसी परिवार में जैसे किसी परिवार में सर्विस क्लास लोग हैं, सर्विस करते हैं, कहीं बिजनेसमैन हैं, कहीं खेती बाड़ी पर डिपेंड। तो इस तरह से जो अलग अलग क्रियाकलाप होते हैं। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन व अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं। एक साथ खाते पीते, उठते बैठते हैं, एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, यहाँ तक कि जो भी यज्ञ हवन पूजा पाठ होता है सब उसमें मिलकर के पूजा पाठ करते हैं। अब बच्चों, अब इसमें हमें ये जानना है कि परिवार क्या है। परिवार क्या है? तो परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। संस्कृत ग्रंथों में एक शब्द होता है कुल और एक होता है जाति। तो संस्कृत के ग्रंथों में बच्चों कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए ही किया गया, जिसमें दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। लेकिन जहाँ चाचा चाची, मौसेरे, ममेरे, ये सब भाई बहन, ये जहाँ ये सारे इकट्ठे मिल जाते हैं तो ये जाति, इसको जो है ये बांधवों का एक बड़ा समूह होता है। इसके लिए एक शब्द यूज होता है जाति। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक यानी ईश्वर द्वारा प्रदान और रक्त संबंधित माने जाते हैं। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे, मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है। बच्चों, अब हम इसमें आपको समझ आ गई होगी कुल किसे कहते हैं और जाति
किसे कहते हैं, परिवार में कौन कौन लोग आते हैं। अब हम पढ़ेंगे पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। तो पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी पितृवंशिकता क्या है। पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती रहती है। और मातृवंशिकता, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। तो आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में भी आता है, पितृवंशिकता और मातृवंशिकता में अंतर बताइए। तो पितृवंशिकता जहाँ वंश परंपरा पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र इस तरह से, और मातृवंशिकता जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया, यहाँ हम पढ़ेंगे महाभारत की कहानी के विषय में थोड़ा सा। तो बंधुता मैंने बताया आपको भाईचारा, जिसमें चचेरे, मौसेरे, ममेरे, सारे भाई बहन ये सब आते हैं। तो हुआ क्या, जब बंधुता के भाईचारे के रिश्ते में परिवर्तन आया तो इसी स्तर, एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। ये बांधवों के दो दल कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल जबकि एक ही वंश के थे, कुरु वंश के थे, जिनका एक जनपद पर शासन था। बच्चों जनपद क्या होता है? जनपद एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखते हैं और वहीं पर आकर बस जाते हैं। इस शब्द का प्रयोग संस्कृत व प्राकृत दोनों भाषाओं में हमें मिलता है। तो हालांकि बांधुओं के दो दल कौरव पांडव एक ही वंश के थे, एक ही कुल के थे, कुरु वंश के, ठीक है। इनमें संघर्ष हुआ भूमि और सत्ता को लेकर के, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। और उसके बाद पितृवंशिक उत्तराधिकार को जो है उद्घोषित किया गया। हालांकि हम सभी जानते हैं पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी, यानी ये जो महाभारत की जो रचना की गई इससे पहले भी पितृवंशिकता व्यवस्था थी समाज में। लेकिन महाभारत की इस कथा वस्तु ने इस आदर्श को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते हैं। अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में कुछ कहीं कहीं पर कुछ विभिन्नताएं भी थी। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेते थे। जैसे और कुछ परिस्थितियों में तो महिलाएं, जैसे कि हमने प्रभावती गुप्त का पढ़ा था बच्चों। तो आपको समझ आ गया होगा जो मैंने बताया पितृवंशिक व्यवस्था के क्या आदर्श हैं। इसमें पितृवंशिकता की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र चलती है। मातृवंशिकता वह वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी होती है। और महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो किस चीज़ को लेकर हुआ था? भूमि और सत्ता को लेकर। विजय किसकी हुई थी? पांडवों की हुई थी। ठीक है। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी स्वजनों के मध्य लड़ाई क्यों हुई, यानी इन बांधवों के मध्य, बंधु बांधवों के मध्य, कौरव और पांडवों के मध्य ये लड़ाई क्यों हुई। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे, यानी धृतराष्ट्र के अनुज छोटे भाई पांडु के पुत्र थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, यानी उनको दिखाई नहीं देता था, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा दिया। किंतु पांडु की अचानक ही मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। वो इसलिए बने, मजबूरी में बनना पड़ा, क्योंकि जो सभी राजकुमार थे वो सब छोटी उम्र के थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, यानी कौरवों की अपेक्षा हस्तिनापुर के जो लोग थे वो पांडवों को ज़्यादा चाहते थे, ज़्यादा मानते थे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य थे, सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में जो ज्येष्ठ यानी जो बड़े थे, सबसे बड़े थे दुर्योधन, उनको बड़ा ईर्ष्या हुई पांडवों से। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, भूपति मतलब इस पूरी भूमि के स्वामी,
अपूर्णता के कारण, अपूर्णता इसलिए क्योंकि वो नेत्रहीन थे, उनको दिखाई नहीं देता था, आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था। हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र इसके अधिकारी हो जाएंगे और हम और हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है फिर इनमें जो है दुर्योधन के कारण, क्योंकि इन दोनों में फिर जो है कौरव और पांडवों में सत्ता को लेकर के युद्ध हुआ, जिसका परिणाम पांडवों की विजय हुई। थैंक यू।